students. Today we are going to start BSc third year paper first, unit first. Our topic is convergence to real numbers. This is our second lecture. Okay. Our convergence to real sequence, वास्तविक अनुक्रम की अभिसरण. आज हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस. अनुक्रम का सीमा बिंदु. अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या कहलाता है? ठीक है. लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस. A real number alpha is said to be a limit point of a given sequence xn if every neighborhood of alpha contains an infinite number of terms of the sequence xn. अनुक्रम का सीमा बिंदु. एक वास्तविक राशि अल्फा दिए अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के प्रत्येक सामीप्य में अनुक्रम xn के अनंत पद. क्या होना चाहिए? अल्फा के प्रत्येक सामीप्य. सामीप्य का मतलब समीप में जो है जो नेबरहुड है उनके सामीप्य में अनुक्रम एक्शन के कितने इनफाइनाइट नंबर्स होने चाहिए, पद होने चाहिए. अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. अब यहाँ एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू है, 0 से बड़ी है बट बहुत छोटी वैल्यू है. अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए मॉडुलस ऑफ एक्सन माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन. मॉडुलस ऑफ एक्सन माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन. मतलब एप्सिलॉन से भी छोटी होगी, पॉजिटिव होगी बट एप्सिलॉन से भी छोटी होगी. Where all of n is belongs to capital N. n is नेचुरल नंबर. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास xn की जो वैल्यू है वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी, वेरी करेगी. ठीक है. इसका मतलब xn की वैल्यू अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में कोई वैल्यू होगी. ठीक है. तो वो सीमा बिंदु है. अब सीमा बिंदु को और क्या कहते हैं? सीमा बिंदु को गुच्छ बिंदु या पुंज भी कहते हैं. ठीक है. तो ये समझ में आ गया अच्छी तरह से कि हमारे पास यदि अल्फा है वह किसी सीक्वेंस एक्सन का यदि लिमिट पॉइंट है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एवरी ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक्सन माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए? मॉडुलस ऑफ एक्सन माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए. वेयर ऑल ऑफ n इज बिलोंग्स टू n. एंड इसका मतलब ये होगा कि एक्सन की वैल्यू अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगी. ठीक है. यही कहलाता है सीमा बिंदु. अब हम पढ़ेंगे बोल्जिनो-वाइस्ट्रस थ्योरम. ठीक है. ये क्या होती है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट. प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक सीमा बिंदु होता है. ये है एक थ्योरम से उसका स्टेटमेंट है. एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट. प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक सीमा बिंदु होता है. ये ध्यान रखना है कि इसका उल्टा नहीं है. ठीक है. मतलब अगर कोई सीमा है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक सीमा बिंदु होता है, परंतु यदि किसी अनुक्रम का एक सीमा बिंदु होता है तो वो परिबद्ध हो इसकी कोई गारंटी नहीं है. इसका कोई ये फिक्स नहीं है. ठीक है. तो इसका उल्टा सत्य नहीं है. सत्य क्या है हमारे पास? ये प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक सीमा बिंदु होता है. ठीक है. अब हमने मान लिया लेट एक्सन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस. क्या मान लिया हमने? माना कि एक्सन है वो कोई परिबद्ध अनुक्रम है एंड लेट इट्स रेंज बी एस. और इसकी जो रेंज है, रेंज मतलब परिसर. परिसर क्या है? एस. मतलब जैसे मैंने कोई फंक्शन कहा एफ है वो एन से एक्स में है. क्या है हमारा फंक्शन? हमारा कोई फंक्शन एफ है वह एन से एक्स में है. ठीक है. और फंक्शन एफ है वह एन से एक्स में है और दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखते गए हम. एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा. एफ ऑफ 2 इक्वल टू आएगा 4 आएगा. एफ ऑफ 3 इक्वल टू आएगा 9 आएगा. तो इसकी रेंज क्या हो गई? 1 4 9. ये जो मतलब हमको जो फंक्शन फाइंड आउट हुआ वो क्या कहलाती है? वो रेंज कहलाती है. रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर. और 1 2 जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ये नेचुरल नंबर. ये पूरा नेचुरल नंबर क्या है हमारे लिए? डोमेन. डोमेन को बोलते हैं प्रांत. ओके. क्या पढ़ लेते हैं हम? लेट एक्स एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस एंड लेट इट्स रेंज बी एस. एक्स है वो कोई हमारी एक्स एन है वो एक परिबद्ध अनुक्रम है और एस है वो उसका कोई परिसर है. ठीक है. एस यदि परिसर है मतलब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? जितने भी x1 x2 x3 xn माना है हमने सीक्वेंस तो x1 x1
n की जगह 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करते जाओ, x1 x2 x3 ये मिलेगा। ये जो फंक्शन फाइंड आउट होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, वो सभी परिसर कहलाएंगे, एस में आ जाएंगे। अब इसमें दो कंडीशन है, जब एस फाइनाइट हो परिमित हो और एस जब इनफाइनाइट हो अपरिमित हो, दोनों कंडीशंस में हमको इसको देखना है। हमने मान लिया व्हेन एस इज फाइनाइट सेट, ठीक है। जब एस एक परिमित समुच्चय है, जब एस एक परिमित समुच्चय है तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर अल्फा, ठीक है। यदि एस एक परिमित समुच्चय है तो वहां पर एक रियल नंबर अल्फा होगा, जिसके लिए क्या होना चाहिए, एक्सन इक्वल्स टू अल्फा। मतलब एस यदि परिमित है तो क्या होगा, वहां पर एक वास्तविक संख्या अल्फा होगी, जिसके लिए एक्सन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सन इक्वल्स टू अल्फा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो x1 x2 x3 x4 ये जो टर्म्स आ रही है, उसमें एक टर्म्स ऐसी होनी चाहिए x पर्टिकुलर, जिसकी वैल्यू जिसका मान किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। वेयर ऑल ऑफ n इज बिलोंग्स टू n, ठीक है। इसका मतलब एक्सन इक्वल्स टू अल्फा हुआ, इसका मतलब एक्सन की वैल्यू किसके बीच में होगी, एक्सन की वैल्यू अल्फा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू है वो अल्फा माइनस कोई भी नंबर है वो अपने आसपास के छोटे मोटे नंबर के बीच में ही तो होता है। जैसे मैंने ये बोल दिया कि मेरा नंबर है 10, अगर ये 10 नंबर है तो किस किस के बीच में है, 9.9 और 10.1। एकदम छोटे छोटे नंबर भी लोगे, इससे भी और छोटा छोटा एप्सिलॉन जो होता है वो एकदम छोटा होता है, ठीक है। इसमें जो है 10 की वैल्यू किस किस के बीच में मानी हमने, 9.9 और 10.1। ऐसे ही हर नंबर है वो आपके आसपास कोई कुछ छोटे मोटे नंबर होते ही होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सन इक्वल्स टू हो गया अल्फा इज अल्फा, और अल्फा इज बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू पर 0 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन कहाँ आती है, ये कंडीशन हमारी आती है सीमा बिंदु में, कि जब एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए मॉडुलस ऑफ एक्सन माइनस अल्फा इज बिलोंग्स टू मॉडुलस ऑफ एक्सन माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, देन एक्सन की वैल्यू अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करती है। ये चीज हमारे पास आ गई। इसका मतलब अल्फा क्या है, हमारा लिमिट पॉइंट है, एक्सन का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, व्हेन एस इज इनफाइनाइट सेट, जब एस एक परिमित अपरिमित समुच्चय, अब हमने माना एस है वो अपरिमित समुच्चय, हियर एक्सन इज बाउंडेड सो रेंज एस इज आल्सो बाउंडेड। हमने ये मान के चले कि एक्सन क्या है, परिबद्ध है। पहली कंडीशन ही हमारी ये कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, इसका मतलब एक्सन क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। अब एक्सन है वो परिबद्ध है तो एस उसकी रेंज भी क्या होगी, परिबद्ध ही होगी, ठीक है। अब एक्सन इज बाउंडेड सो रेंज एस इज आल्सो बाउंडेड। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एस इज एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। क्या है, एस है वो एक इनफाइनाइट है पर बाउंडेड सेट है, ठीक है। और बाउंडेड हो गया इसका मतलब एस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, क्योंकि बाउंडेड अगर है तो ये जो हमारी थ्योरम है कोलजेनो-वेस्टर्स थ्योरम, उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। एस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट से अल्फा, हमने कह दिया उसको अल्फा। नाउ अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, दिस इंप्लाइज एस हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स इन द नेबरहुड ऑफ अल्फा। ये जो हमारी कंडीशन है उसके नेबरहुड में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज ईच नेबरहुड ऑफ अल्फा contains an infinite number of members of S। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज एक्सन इज बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन एंड अल्फा प्लस एप्सिलॉन। एक्सन की जो वैल्यू है वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी फॉर और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। इसमें अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एक्सन। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एक्सन। तो हमने ये प्रूव कर दिया, परंतु इसका उल्टा सत्य नहीं है। इसका जो उल्टा मतलब ये हो कि अगर कोई अनुक्रम है उसका कोई सीधा बिंदु है तो ये नहीं है कि वो परिबद्ध होगा, ठीक है। वो परिबद्ध हो ऐसा नहीं है, पर एक परिबद्ध अनुक्रम है तो उसका एक सीमा बिंदु होगा। अब हम पढ़ेंगे
ये हमने पढ़ा लिमिट पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे लिमिट। Limit of sequence. लिमिट क्या होती है? अभी पढ़ा था हमने लिमिट पॉइंट, ठीक है। अब हम पढ़ रहे लिमिट। लिमिट क्या होता है? अ नंबर n is set to a number l is set to be limit of sequence xn if each epsilons is greater than 0, there exists if each epsilon is greater than 0, there exists n zeros belongs to n such that modulus of xn minus n is less than epsilons, where all of n is belongs to n0. ठीक है, क्या होना चाहिए? A number n is said to be a limit of sequence xn. If each epsilon is greater than 0, there exists n zeros belongs to n such that modulus of xn minus n is less than epsilons, where स्मॉल है, ये जो n है वह n0 से क्या है? बड़ा नंबर है। n0 जो है, जो हम नंबर लेके चलेंगे पर्टिकुलर n, उससे ये जो n0 है वह n जो लेके चलेंगे वो इस n0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। इसको हम सिंबॉलिक में कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिक में लिखेंगे लिमिट n tends to infinite xn equals to n। क्या लिखेंगे? लिमिट n tends to infinite xn equals to n। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी लिमिट कहलाएगी। ओके, हिंदी में क्या लिखेंगे? एक नंबर n, एक संख्या n अनुक्रम xn की सीमा कहलाएगी। यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए n is greater than n0 is belongs to n होगा, यहाँ क्या होना चाहिए? मॉडुलस ऑफ xn माइनस एल्फा क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन, वेयर n is greater than n0, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू n। ये होगी हमारी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। कोई भी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसको बोलते हैं, ये पढ़ेंगे हम।
कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस ठीक है, ये आ गई हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस xn इज सेड टू बी अ सीक्वेंस a number convergent sequence, a sequence xn is said to be convergent if it is if its limit is finite, if its limit is finite। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस xn है वह अभिसारी कहलाएगी यदि उसकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब अभिसारी अनुक्रम, क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी अनुक्रम। ठीक है, तो एक अनुक्रम xn अभिसारी कहलाएगा यदि इसका एक, तो इसकी जो सीमा है वो क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। यदि इसकी सीमा परिमित हो, क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको हम डेफिनेशन के रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं, अ सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेस टू n इफ अ सीक्वेंस xn is converges to n if each epsilon is greater than 0, there exists n zeros belongs to n such that, वो जो लिमिट की डेफिनेशन थी वो ही डेफिनेशन यहाँ पे रिपीट हो रही है, क्योंकि ये भी लिमिट की बात कर रहा है ना। यदि उसकी लिमिट इनफाइनाइट हो तो ये लिमिट की बात कर रहा है। सीक्वेंस xn इज converges to n if each epsilon is greater than 0, there exists n zeros belongs to n such that modulus of xn minus n is less than epsilon, where n is greater than n0। ठीक, ये डेफिनेशन है। इसको सिंबॉलिक मतलब उसमें लिखना हो तो वही होता है, लिमिट n tends to infinite xn equals to n, where n is finite। क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। जहाँ n क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। ठीक है, यही पढ़ लिया हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जैसे हम एक सीक्वेंस लेते हैं, लेट xn इक्वल्स टू, ले लिया 1/n। अब हमको लेना है कि ये है किसको कन्वर्जेंस, ये जो है xn इसको हमने लिया है 1/n, ये किसको कन्वर्ज, मतलब इस अभिसारी अनुक्रम का इसकी सीमा क्या है, या ये किसको कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, जैसे ये L आ रहा था ना, L की और कन्वर्जेंस टू L, वैसे ये किसकी और कन्वर्जेंस कर रहे हैं, मतलब ये अभिसारी है या अपसारी है या क्या है, ये देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। जब हमने यहाँ पे इनफाइनाइट लगाया तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। मतलब इसकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट xn की वैल्यू 0 आ रही है, और 0 फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? 0 फाइनाइट है। ये फाइनाइट है मतलब ये कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा? 1/n क्या है? एक तरह से कन्वर्जेंट है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1/2 टू दी पावर n क्या है? xn इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n। अब ये लिखते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं है, ठीक है। तो अगर इसकी लिमिट आई, वो यदि फाइनाइट आ गई, तो हमारे ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएंगे। निकालो उसको। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 टू दी पावर n, ये क्या आ जाएगा? 1/2 टू दी पावर इनफाइनाइट मतलब 1/इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू क्या है? 0। और 0 क्या है? हमारी फाइनाइट वैल्यू। क्या है? फाइनाइट वैल्यू। यदि जैसे इक्वेशन ये हो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, हमारे पास जो xn है वो n स्क्वायर है। क्या है? n स्क्वायर। अब n स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? इनफाइनाइट आ गई। तो यदि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn की वैल्यू 5 प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ रही है, तो वो क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइवर्जेंस, अपसारी अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, मतलब फाइनाइट आया तो ये अभिसारी है, अदरवाइज अपसारी है। ठीक है, पढ़ेंगे डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट सीक्वेंस अपसारी अनुक्रम। एक बार ये लिख लो, अ सीक्वेंस xn इज डाइवर्जेंट if its limit is infinite। क्या होनी चाहिए? its limit is infinite। इसकी लिमिट क्या हो? अपरिमित हो। ठीक है, एक अनुक्रम xn अपसारी कहलाएगा। यदि क्या होना चाहिए? लिमिट यदि उसकी सीमा अपरिमित हो। कैसी होनी चाहिए? सीमा अपरिमित होनी चाहिए। अपरिमित हो मतलब क्या होगा? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn की वैल्यू या तो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होनी चाहिए। मतलब ये फाइनाइट नहीं होनी चाहिए। अब इसके हमने 2-4 एग्जाम्पल देख ही लिए। ठीक है, यदि xn की वैल्यू हमारे पास xn की वैल्यू है 2 टू दी पावर n। क्या है? 2 टू दी पावर n। तो xn की वैल्यू 2 टू दी पावर n है, हमको निकालनी है इसकी लिमिट ये अपसारी है या डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, चेक करना। सबसे पहले लिमिट देखो। लिमिट यदि फाइनाइट आई, ठीक है, परिमित आई तो कन्वर्जेंट है, अगर इनफाइनाइट आई तो डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हमको लिमिट ही निकालनी है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn, वैल्यू निकालो उसकी। ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2 टू दी पावर n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर n 2 टू दी पावर इनफाइनाइट। 2 टू दी पावर इनफाइनाइट का मतलब आया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आया मतलब ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या करेगा? सीक्वेंस xn इज डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगी? सीक्वेंस xn इज डाइवर्जेंट। ओके, थैंक यू।